अस्सलाम वालेकुम पार्ट 1। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लीगल सिस्टम। ये टॉपिक आपके पेपर है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम्स, उसका टॉपिक नंबर 1 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफ़ाइन करें लीगल सिस्टम होता क्या है। उसमें आपने लिखना है कि डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम के कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा आपने लिखना है ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद लिखना है सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है और आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यही जो मटेरियल है ये आप लीगल सिस्टम का कोई और टॉपिक भी अगर आता है, कोई और क्वेश्चन भी आता है तो उसके इंट्रोडक्शन में इसी सारे मटेरियल को समराइज़ करके टू द पॉइंट आप किसी भी क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको रेलिवेंट मटेरियल कम लग रहा है या याद नहीं रहा पेपर में उस वक्त, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इस आज की वीडियो में हम जो ये टॉपिक कवर करेंगे उसका कोई भी जो पार्ट है वो आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लीगल सिस्टम क्या होता है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ लीगल सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश बाय अ गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड गवर्न अ सोसाइटी। किसी भी मुल्क में एक लीगल सिस्टम बनता है, वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क देता है लॉज का कि आगे फ्यूचर में लॉज बनेंगे कैसे। एक पूरा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, हमें रूल्स बताता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस डेवलप करता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे इस्टेब्लिश होंगे उस मुल्क में और गवर्नमेंट कैसे कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगी और उन इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के साथ साथ उन इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कैसे करेगी। और ये इस सारे चीज़ का मकसद क्या होता है, टू गवर्न अ सोसाइटी, एक सोसाइटी को चलाना। एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक लीगल सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब लीगल सिस्टम करता क्या है? इट एनकम्पासेस द बॉडी ऑफ लॉज, प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म्स दैट एड्रेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग क्रिमिनल जस्टिस, सिविल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी राइट्स एंड मोर। अब हमारा जो किसी भी मुल्क का लीगल सिस्टम होता है वो करता क्या है? वो बॉडी ऑफ लॉज है, लॉज का मजमूआ है। ठीक है, उसके अंदर आपको प्रोसीजरल लॉज मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ मैकेनिज्म मिलेंगे। किस बारे में? कि आपके जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं सोसाइटी में, कोई भी एस्पेक्ट, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो, चाहे वो सिविल साइड हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के मैटर्स हो, चाहे वो टैक्स के मैटर्स हो, हर ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर आपको रेलिवेंट लॉज मिलेंगे। और ये लीगल सिस्टम के अंदर इसी को कहते हैं हम कि फ्रेमवर्क ऑफ लॉज प्रोवाइड करता है हमें लीगल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 देखें इसका क्या है। लीगल सिस्टम्स आर डिज़ाइन टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ सोसाइटी। अब ये जो हमने सारे इंस्टीट्यूट बनाए हैं, ये सारे लॉज बना रहे हैं एक लीगल सिस्टम, इनका मकसद क्या है? ये इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लीगल सिस्टम्स इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि मेंटेन कर सकें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में मेंटेन करने से प्रोटेक्ट कर सकें इंडिविजुअल्स के राइट्स को और प्रोवाइड कर सकें अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। एक प्रॉपर मैकेनिज्म दे लॉ, हमें लीगल सिस्टम दे कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है सोसाइटी में, तो उसको प्रॉपर तरीके से, जस्टिफाई तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सके, रिजॉल्व कैसे किया जा सके, ये लीगल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट कंट्रीज में हैव वेरिंग लीगल सिस्टम्स सच एज कॉमन लॉ, सिविल लॉ, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब देखें, हर कंट्री का लीगल सिस्टम फ़र्क होता है। बाज़ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, बाज़ सिविल लीगल सिस्टम को, सिविल लॉ लीगल सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, बाज़ ने इसको कंबाइन कर रखा होता है। ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगी। इनके ऊपर अलग-अलग हम क्वेश्चन भी तैयार करेंगे और अलग-अलग क्वेश्चन आ जाता है, कॉमन लीगल सिस्टम क्या होता है, सिविल लीगल सिस्टम क्या होता है, इस्लामिक लीगल सिस्टम क्या होता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको फिर ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारी हो गई डेफिनेशन वाला। अब ये डेफिनेशन को मैंने बुलेट्स में लिखा है, आप की मर्ज़ी है कि आप लोग वहाँ बुलेट्स में लिख दें, अटैम्प्ट करें क्वेश्चन, या इसी को इंट्रोडक्शन की फॉर्म में लिख दें। बुलेट्स में मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको फिंगर टिप्स पे मैथमेटिकली पॉइंट्स याद करने में आसानी हो। ठीक है, मेन मकसद ये है कि आपने ये चीज़ें याद करनी है, यही टर्मिनोलॉजीज़, एग्जैक्ट स्पेलिंग आपकी गलत ना हो, ग्रामर ठीक हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आप देंगे एलिमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम। अब यही बार बार ये एलिमेंट्स को 1 बाय 1 हमने हेडिंग्स में देना है, वहाँ पर आपने 1 2 3 इसकी हेडिंग दे देनी है। एलिमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम टिपिकली इंक्लूड बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला तो क्या कि बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज होंगे,
जिससे हमने कहा फ्रेमवर्क ऑफ लॉज हमें देगा लीगल सिस्टम। दीज आर द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी। अब ये लॉ को डिफाइन कर रहे हैं कि लॉ क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है। जो क्या होता है, रिटन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्न करते हैं बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को गवर्न करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। लॉज कैन कवर वेरियस एरियाज सच एज क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड मोर। और हर फील्ड के लिए एक अलहदा लॉ मौजूद है। ये आप इन डिटेल जब पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 में जाएंगे तो आप हर सब्जेक्ट, हर क्रिमिनल लॉ के में अंदर बेशुमार लॉज पढ़ेंगे, सिविल लॉज के अंदर बेशुमार लॉज पढ़ेंगे, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मज़ीद और रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर बहुत बड़ा मजमुआ जो होता है ना, ये बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये लॉज होते हैं, ये हमें कौन देता है, हमारा लीगल सिस्टम। नेक्स्ट हमें लीगल सिस्टम क्या देता है, कोर्ट स्ट्रक्चर। लीगल सिस्टम्स हैव कोर्ट्स वेयर डिस्प्यूट्स आर हर्ड एंड जजमेंट्स आर मेड। हर लीगल सिस्टम, जिस भी मुल्क में लीगल सिस्टम होगा, रिकॉग्नाइज्ड लीगल सिस्टम होगा, वहाँ पर कोर्ट स्ट्रक्चर ज़रूर होगा। वहाँ पर बाकायदा आपके डिस्प्यूट को सुना जाएगा, कोर्ट्स इस्टेब्लिश होंगी। कोर्ट्स क्या, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, वो इस्टेब्लिश होंगी, वो आपके केस को सुनेंगी और उसके ऊपर प्रॉपर जजमेंट देंगी लॉ एंड ऑर्डर, लॉज को मद्देनज़र रखते हुए। दीज कोर्ट्स में बी आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स सच एज ट्रायल कोर्ट्स, एपलेट कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। अब मुख्तलिफ लेवल्स होंगे, ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होगी, कोर्ट्स होती हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, एपलेट कोर्ट्स कहते हैं उन्हें, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स एपलेट कोर्ट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सारा भी आपका जो लीगल सिस्टम है ना, ये हमें बना के देता है कि किस मुल्क में किस तरह कोर्ट का स्ट्रक्चर चलेगा, बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीगल प्रोफेशनल्स। लीगल सिस्टम्स इन्वॉल्व लॉयर्स, जजेस एंड अदर लीगल प्रोफेशनल्स हु इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। लॉयर्स रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन लीगल मैटर्स वाइल जजेस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द लॉ एंड लीगल प्रेसिडेंट्स। अब क्या होता है, लीगल सिस्टम ने जिस हमें कोर्ट का सिस्टम दे दिया, कोर्ट का एक निज़ाम दिया पूरा, उसी तरह लीगल प्रोफेशनल्स का, अब ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम लीगल प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं। हमारा क्या काम होगा कि हमने रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट्स को इन लीगल मैटर्स में। और जज का काम क्या होगा कि उसने डिसीजन देना है, बेस्ड का डिसीजन किस पे होना चाहिए, ऑन लॉ पे या लीगल प्रेसिडेंट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो लीगल सिस्टम क्या देता है, लीगल प्रोसीजर्स। अब लीगल सिस्टम ने हमें कोर्ट्स दे दी, लॉज दे दिए, लीगल हमारे पास लॉयर्स दे दिए, ठीक है, ये सब दे दिया। अब उन्होंने हमें इसके साथ साथ एक लीगल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है लीगल प्रोसीजर्स को, कि हमने लीगल सिस्टम इसको सारे को चलाना कैसे है। लीगल सिस्टम्स हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर इनिशिएटिंग and conducting legal proceedings including rules for filing lawsuits, presenting evidence and conducting trials। अब देखें, आप जब आगे जाके पढ़ेंगे ना, आपको दो तरह के लॉज मिलेंगे। मैंने आपको फिलोसफी ऑफ लॉ में भी बड़ा, इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, तो ये उसको कह रहे हैं लीगल प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजरल लॉ है, लीगल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि प्रोसीजरल लॉ कौन कौन सा होगा। क्रिमिनल साइड पर हमारे पास अलग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा और सिविल साइड पर हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड होगा। और ये प्रोसीजर किस लिए है, ताकि हमें अगर हमारे साथ कोई क्रिमिनल ऐसा ऑफेंस हुआ है तो हमने क्या करना है, क्रिमिनल प्रोसीजर के ज़रिए अपना केस कोर्ट में लेके जाना है और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते कि हुए ही हमें इंसाफ मिल सकता है। फिर ही जज फैसला करेगा अगर लीगल प्रोसीजर के ज़रिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के ज़रिए अपना केस परसू करेंगे। और यही क्या करते हैं, यहीं पर हमारी एक्सपर्टीज़ होती है लॉयर्स की। एक लॉयर को पता होता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या क्या स्टेप्स बताए हैं, अरेस्ट से लेके FIR से लेके आपकी कन्विक्शन या इक्विटल तक, ठीक है। इस तरह लीगल प्रोसीजर, लीगल सिस्टम हमें क्या देता है, आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है समझना। अभी आप ये रखें कि लीगल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है लीगल प्रोसीजर्स। और लीगल प्रोसीजर क्या करते हैं, हमें बताते हैं फाइल कैसा करना है, सूट कोर्ट में जाना कैसे है, एविडेंस को प्रेजेंट कैसे करना है, और फिर ट्रायल को कंडक्ट कैसे करना है, इसका एक हमें प्रोसीजर देता है और ये लीगल सिस्टम ने हमें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग होगी लीगल इंस्टीट्यूशंस। दीज इंक्लूड्स गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ सच एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट हमारी हेडिंग, अब देखें, कोर्ट सिस्टम दे दिया, लीगल प्रोसीजर दे दिए, इसको अब आपने याद करते जाना है, साथ साथ ही याद हो जाएगा। सारे हमने हेडिंग्स मिला के पढ़ी ऊपर वाली, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ा। उसके बाद हमें वो देते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ देने के साथ उसने क्या किया, लीगल इंस्टीट्यूशंस हमें दिए। कौन से, यानी कि पुलिस का डिपार्टमेंट है जिनका, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो क्या करती हैं कि लॉ को इन्फोर्स करवाती हैं, लॉ को एडमिनिस्टर करवाती हैं। अगर जज ने कोई डिसाइड कर दिया है, कोई डिसीजन दे दिया है, जजमेंट, तो उसको इन्फोर्स करवाना काम किसका है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का,
ठीक है, ये लीगल सिस्टम हमें डिफाइन करता है, हर मुल्क का लीगल सिस्टम डिफाइन करता है। लीगल कोड एंड स्टैट्यूट्स, आगे अगला क्या चीज़ हमें देता है, लीगल कोड्स एंड स्टैट्यूट्स। मैनी लीगल सिस्टम्स हैव रिटन कोड्स एंड स्टैट्यूट्स दैट कॉडिफाई लॉज एंड रेगुलेशन। दीज डॉक्यूमेंट्स सर्व एज प्राइमरी रेफरेंस फॉर लीगल मैटर्स। अब लीगल सिस्टम जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन लॉज होते हैं, वहाँ पर वो रिटन कोड्स देता है हमें, उस वो जो लीगल सिस्टम है वो रिटन कोड्स प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, वो कहते हैं कोडिफाइड लॉज एंड रेगुलेशन। तो हमारे कोडिफाइड लॉज हैं, हमने जब भी किसी चीज़ में देखना होता है लॉ क्या कहता है, तो हम कोडिफाइड लॉ की हेल्प लेते हैं कि रेलिवेंट लॉ की बुक देखते हैं, उसका कौन सा सेक्शन है, उसका कौन सा आर्टिकल हमारे मैटर से डील करता है, उसको सर्च करते हैं और उसको अपने केस में अप्लाई करके हम फिर रिलीफ लेते हैं कोर्ट से। तो ये जो लीगल कोड्स और स्टैट्यूट्स का सिस्टम है सारा, ये भी हमें कौन डिफाइन करता है, कौन बताता है हमें, किसी भी मुल्क का लीगल सिस्टम बताता है कि किस किस तरह लीगल कोड्स हमारे होंगे, किस किस तरह हमारे स्टैट्यूट्स पास होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेसिडेंट। इन सम लीगल सिस्टम सच एज कॉमन लॉ सिस्टम में आप जाके पढ़ेंगे, पास्ट कोर्ट डिसीजन, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब जो हमारा कॉमन लॉ सिस्टम है उसके अंदर प्रेसिडेंट को बहुत अहमियत हासिल है, प्रेसिडेंट को एक मेन सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। ये लीगल सिस्टम हमें बता रहा है कि हमने प्रेसिडेंट को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानना है। प्रेसिडेंट क्या है, कोर्ट के डिसीजन, यानी कि जो भी अपेक्स कोर्ट्स ने डिसीजन डिसाइड कर दिया वो भी एक लॉ की हैसियत रखता है। ये कॉमन लीगल सिस्टम वाले कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लीगल सिस्टम होता है वो हमें प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट देता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रिकॉग्नाइज करता है लीगल सिस्टम हमें, क्या देता है, लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लीगल सिस्टम्स डिफाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ विद इन अ सोसाइटी। दीज कैन इंक्लूड राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मोर। अब क्या करता है लीगल सिस्टम, लीगल राइट रिकॉग्नाइज करता है। देखिए, राइट और इंटरेस्ट हर बंदे को होता है कि जी हमारा ये हक है, लेकिन हमारा वो वाला हक जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करे, हमारे वो राइट्स जिनको लॉ माने, ठीक है, कि हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसको कहते हैं लीगल राइट। अगर हमारे किसी लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट होती है तभी हम कोर्ट में जा सकते हैं, वरना इंटरेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंटरेस्ट या वो राइट्स हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं लेकिन उसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो उस पर हम रिलीफ भी नहीं ले सकते। तो जो लीगल सिस्टम है वो बताता है कि हमारे मुल्क के जो रहने वाले सिटीजन्स हैं, जो हमारे मुल्क में रहने वाले बंदे हैं या हमारे मुल्क में आने वाले हैं, उनके क्या लीगल राइट्स होंगे और क्या लीगल ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, तो ये लीगल सिस्टम बताता है हमें। और उसके अंदर आपका क्या है, दीज कैन इंक्लूड राइट टू लाइफ, ये हमारा रिकॉग्नाइज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको प्रोटेक्शन किसकी हासिल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमें कौन देता है, हमारा लीगल सिस्टम इसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, लीगल सिस्टम ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है कि हाँ जी एक लीगल राइट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो भी हमारे पाकिस्तान में रहेगा। ठीक है, फिर हमें लीगल सिस्टम क्या देता है, लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। लीगल रेमेडीज़ क्या है, लीगल सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड सीकिंग रेड्रेस फॉर ग्रीवेंसेस। दिस में इंक्लूड डैमेजेस, इंजंक्शंस एंड अदर रेमेडीज़। अब देखें, जब भी हमने अपना कोर्ट में लेके जाना है केस, एक हमारा लॉयर आ गया, कोर्ट सिस्टम आ गया, हमारे पास प्रोसीजरल लॉ आ गए, हमारे पास लीगल राइट्स आ गए, ड्यूटीज़ आ गई, सारा हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आ गया, एक फ्रेमवर्क से अपने जहन में ना स्केच बनाते जाया करें, तो आ गया। अब हमारा इसका मकसद क्या है, हम कोर्ट में गए क्यों, हम वहाँ से रेमेडी लेना चाह रहे हैं, हम वहाँ से अपनी इंसाफ लेना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि हमें जो लीगल सिस्टम होता है वो रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, वो बताता है कि इस मुल्क में किस किस तरीके की रेमेडीज़ दी जाएंगी। जब कोई भी कोर्ट में आएगा तो वो उसको रेमेडी कैसे दी जा सकती है, उसको कहते हैं जो रेमेडीज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होती हैं उनको लीगल रेमेडीज़ कहते हैं। वो डैमेजेस हो सकता है, डैमेजेस आपके हक में हो जाते हैं। इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर, वो सुना है ना आप लोगों ने, बड़ा जी स्टे ले लिया, वो क्या है, वो मुख्तलिफ तरीके के इंजंक्शंस हैं, वो आगे जाकर डिटेल में आप पढ़ेंगे। मैंडेटरी इंजंक्शंस होती हैं, प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस होती हैं, ये डिटेल में अगर मैंने पढ़ाया तो आपको बड़ा अच्छी तरीके से मैं ये समझाऊंगी कि क्या होता है इंजंक्शन। ये रेमेडीज़ हैं, ये हमारी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर लीगल सिस्टम है। फिर क्या है, लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में भी लीगल सिस्टम बताते हैं। टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन लीगल सिस्टम इंडिविजुअल्स मस्ट ऑफन अंडरगो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सच एज लॉ स्कूल्स फॉर लॉयर्स एंड जुडिशियल ट्रेनिंग फॉर जजेस। ये बेशक आप कट कर दें, वैसे ये जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं कि जिस तरह जब भी हमारे मुल्क में जो कोई पॉलिसीज़ बनती हैं लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर, तो वो भी हमारा वो कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकती हमारे बेसिक लीगल सिस्टम से।
वो ये कह रहे हैं कि जो किसी भी मुल्क का लीगल सिस्टम होता है ना, वही बताता है कि हमारी लीगल एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या होंगी, लॉ स्कूल्स कैसे चलेंगे, हमने लॉयर्स बनाने कैसे हैं, हमने जजेस बनाने कैसे हैं, उनको क्या पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद लीगल फिलॉसफी एंड एथिक्स आ गया। लीगल सिस्टम्स ऑफन हैव अंडरलाइंग फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल कंसिडरेशंस दैट गाइड द डेवलपमेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई लीगल सिस्टम होता है उसके पीछे ना बेशक हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन लीगल फिलॉसफीज़ और एथिकल मॉरल वैल्यूज़ या एथिकल कंसिडरेशंस लाजमन होती हैं, जो कि गाइड करता है कि आप आगे इस मुल्क में किस किस्म के लॉज बन सकते हैं और किस किस्म के लॉज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, तो हमारा जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है ना, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हो सकता, बेशक सारी दुनिया में बन जाए, जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो ये क्या, किस चीज़ को कौन रोक रहा है इसको, कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा लॉ जो नहीं पास हो सकता जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, हमारा लीगल सिस्टम रोक रहा है इस चीज़ को। तो जो इस्लामिक जो लीगल सिस्टम होता है किसी भी मुल्क का, उसके पीछे उस मुल्क की लीगल फ़िलॉसफीज़ और एथिकल कंसिडरेशन लाजमन होती हैं, और वो मदद हेल्पफुल होती हैं कि जो फ्यूचर में लॉज बनेंगे या लॉ को जब एप्लीकेशन लॉ के ऊपर होगी, इन्फोर्स करवाया जाएगा जब लॉज को, तो किस तरीके से कराया जाएगा कि वो एथिकल कंसिडरेशन के ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है। उसके बाद लीगल इंटरप्रिटेशन। जी, फिर ये लीगल इंटरप्रिटेशन लीगल सिस्टम में ही बताया जाता है। लीगल आपके जो सिस्टम्स होते हैं कि हमने अपने लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, उसको उसकी इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, ये भी आपका एक डिटेल में सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे कि लीगल इंटरप्रिटेशन करनी क्या है, इसके मुख्तलिफ गोल्डन रूल्स हैं, मुख्तलिफ रूल्स हैं, उसी के लिहाज से हमने लॉ को इंटरप्रेट करना होता है। यानी कि इंटरप्रेट क्या मतलब क्या, कि लॉ का मीनिंग अखज़ करना होता है और उसको फिर कोई केस में अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आपकी है स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देखें, लीगल सिस्टम ने बाकी ये सारी चीज़ें हमें दे दी, अब वो हमें एक स्पेसिफिक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी देता है, यानी कि बाउंड्रीज़। इसको आप ऐसे समझें जिस तरह पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, पाकिस्तान की हदूद है एक, तो पाकिस्तानी जब तक वही कहलाया जाएगा जो वहाँ पर है। पाकिस्तानी लॉज कब तक लगेंगे, उन हदूद के अंदर अंदर। तो ये जो हदूद हैं, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये हमें किसने दी है, हमारे लीगल सिस्टम ने, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जी लिविंग आपके सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसके लिए लिविंग सब्जेक्ट्स का होना भी ज़रूरी है। वो लिविंग सब्जेक्ट्स कौन सी हैं, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की मिसाल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सकें, इसको समझ सकें, और यही मटीरियल आप पाकिस्तान के लीगल सिस्टम पे अगर आ जाता है तो तब भी हम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके इनमें से मेन चीज़ें वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए आपने नहीं अपने जहन में रखना, किसी भी मुल्क का जो लीगल सिस्टम है, ये जनरल क्वेश्चन है, ये किसी भी मुल्क का जो लीगल सिस्टम है वो यही करैक्टरिस्टिक्स रखता होगा। क्लियर है। अब हमने आगे पढ़ना है इसका सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम्स क्या होगा। नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है ये वाला जो हेडिंग है आपकी काफ़ी अच्छी तैयार होगी, क्योंकि ये फिलॉसफी ऑफ लॉ में भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इसको। आप लोगों का ज़रा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सोर्सेज क्या होता है कि लॉ बनेगा कैसे। तो जो लीगल सिस्टम होता है ना, वही रिकॉग्नाइज़ करता है कि हमारे मुल्क में हमने किस किस चीज़ को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानना है और किसको नहीं मानना है, और उसके लिहाज से ही सोर्सेज डेवलप होते हैं। क्या पहला सोर्स क्या होता है हमारा, बंद कर दो, काम कर रही हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। इन मैनी कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द सुप्रीम लॉ, लेइंग आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल सिस्टम एंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, वो क्या होगा, सुप्रीम लॉ माना जाएगा उसको। वो क्या करेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाएगा लीगल सिस्टम के, और राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न को बताएगा क्या होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हर चीज़ डिफाइन कर देगा, और कोई भी लॉ उस मुल्क में कंट्राडिक्टरी नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्टरी हो, ठीक है। सेकेंड सोर्स होता है लेजिस्लेशन, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी, उनको कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ठीक है। जैसे हमारे पार्लियामेंट, किसी मुल्क में उसको कहेंगे कांग्रेस, और उसको क्या करें, किस तरह बनते हैं ये लॉज, कैसे बनाती हैं पार्लियामेंट या कांग्रेस या लेजिस्लेटिव बॉडीज़, कि वो प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग देते हैं। थ्रू प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग, डिबेटिंग, पासिंग बिल्स, थ्रू दीज स्टैट्यूटरी लॉज कवर अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल कोड्स टू टैक्स लॉ। अब लेजिस्लेशन क्या होती है, पार्लियामेंट, आपकी कांग्रेस, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ये आपको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए लॉ बनाती हैं, उसको ड्राफ्ट करती हैं पहले, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है, और फिर वो बिल पास होता है,
है, और जब बिल पास होने के बाद हमारे पास आता है तो वो हम उसको कहते हैं कि ये लॉ जो बना है ये किसके, इसका सोर्स क्या है, लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन। उसके बाद क्या है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ सिस्टम रिलाई ऑन जुडिशियल डिसीजंस। अब सर कॉमन लीगल सिस्टम है ना, वो कहाँ, वो क्या मानता है, वो रिकॉग्नाइज करता है जुडिशियल डिसीजन को भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानता है, ठीक है। सिविल लॉ नहीं माने का, और लीगल सिस्टम है शायद वो ना माने, वो ये कहें कि सिर्फ हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन को ही सोर्स ऑफ लॉ मानना है, हमने कॉमन लॉ को नहीं मानना, ठीक है। लेकिन जो कॉमन लॉ जो होता है वो क्या कहता है, जुडिशियल डिसीजंस को भी सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे मानता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन क्या है, जजेस इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ बेस्ड ऑन पास्ट केसेस क्रिएटिंग अ बॉडी ऑफ कॉमन लॉ दैट गाइड्स फ्यूचर डिसीजन। यानी कि जो जुडिशियल डिसीजन पास्ट में हुए हैं वो गाइड करते हैं किसको, फ्यूचर डिसीजन के ऊपर अमल दरामद होगा, वो एज ए सोर्स ऑफ लॉ समझे जाएंगे, यानी जुडिशियल डिसीजंस। अब कौन से तीन आ गए हमारे पास सोर्सेज, ये लीगल सिस्टम हमें दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पहला सोर्स, दूसरा लेजिस्लेशन, तीसरा कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब जुडिशियल डिसीजंस से जो लॉ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सिविल लॉ। सिविल लॉ लीगल सिस्टम क्या कहता है, आर ऑफन बेस्ड on comprehensive legal codes and statutes that provide detailed rules and regulations for various areas of law. Judges in civil law systems have a more limited role in interpreting the law compared to common law system. अब ये देखें, ये हम इसके ऊपर अलग-अलग क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर मैं डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर आपको समझने के लिए सिर्फ इतना यहाँ पर लिखने के लिए ज़रूरी है कि कॉमन लॉ जो सिस्टम होता है वो जुडिशियल डिसीजन को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानता है। वहाँ पर जो जज होता है उसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियार होता है लॉ को इंटरप्रेट करने का और अप्लाई करने का, बहुत वास्ट उसके पास एरिया होता है। जबकि सिविल लॉ सिस्टम जो है ना, सिविल लीगल सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा पावर नहीं देता जज को। वो कहता है जितना कोडिफाइड जो लॉ है ना, जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने बना दिया और हमारे पास आ गया, हमने उसके साथ स्टिक रहना है। हमने इतना ज़्यादा जज को फ्रीडम नहीं देना कि जजेस के डिसीजन को भी हमने लॉ नहीं मान लेना, वो इसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देते सिविल लीगल सिस्टम वाले। कॉमन लीगल सिस्टम वाले जुडिशियल डिसीजन को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। नेक्स्ट आ गया कस्टमरी लॉ। इन सम रीजन एंड cultures, customary law is derived from long-standing practices and traditions within a community. These customary norms can play a significant role in resolving dispute. अब वो countries या वो region या वो culture जो customs को मानते हैं, रवायात को मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन रवायात को भी अपना लॉ की तरह ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, सोर्स कस्टम होती है उस लॉ की, उस रवायत की सोर्स। जैसे हमारी सती की रस्म आपने सुना है, ऑनर किलिंग की रस्म, मुख्तलिफ रस्में चली आ रही हैं। तो वो रस्में जो होती हैं उनके पीछे जो सोर्स होता है वो हमारी कस्टम होती हैं। तो वो हर वो रवायत या हर वो कस्टम जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो जाए उसको कहते हैं हम कस्टमरी लॉ। तो उसका सोर्स होती है कस्टम। तो हमारा और फोर्थ सोर्स क्या हो गया, कस्टम्स लॉ का सोर्स हो सकती हैं। फिर आ गया रिलीजन। कुछ टेरिटरीज़ में, कुछ ममालिक में रिलीजन को एज ए सोर्स ऑफ लॉ समझा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क की अगर मिसाल लें तो हमारे कुरान शरीफ को एज ए सोर्स ऑफ लॉ समझा जाता है। हम बल्कि सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ कुरान का मानते हैं, और इस्लामिक जो हमारे और सोर्सेज हैं उनको मानते हैं, और हमारा जो बाकी सोर्सेज हैं वो सेकेंडरी हैसियत रखते हैं। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। तो इसको क्या कहते हैं कि रिलीजन एज ए सोर्स ऑफ लॉ हमारा लीगल सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर आ गया इंटरनेशनल लॉ। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, ये साइन होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, ठीक है। तो वहाँ पर इन कन्वेंशंस को, एग्रीमेंट को हम एज ए सोर्स ऑफ लॉ समझते हैं, और इसको कि जिस भी मुल्क का लीगल सिस्टम इसको मानेगा एज ए सोर्स ऑफ लॉ इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, तो उन्हीं ममालिक में इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं ये तो वो सोर्सेज हैं जो ज़्यादातर जुरिस्डिक्शंस में, ज़्यादातर लीगल सिस्टम्स में माने जाते हैं। अब इसके बाद जो ये आ रहे हैं ना, ये बेशक आप लोग ना भी अटैम्प्ट करें, ना लिखें, जिनको जो बच्चे बहुत लाइक हैं या जो बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं वो लिख दें, इसको याद कर लें। ये हैं, ये कुछ कंट्रीज़ में, कुछ जुरिस्डिक्शन में कुछ लीगल सिस्टम्स इनको भी मानते हैं, लेकिन ये बहुत रेशो कम है। लीगल स्कॉलर्स एंड जूरिस्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनके जो उनकी इंटरप्रिटेशन होती है उनको भी वेटेज दी जाती है, उसे सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। कुछ जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और रेगुलेशंस जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करती हैं, जो डिसीजन लेती हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फ्यूचर के लिए एज ए लॉ की हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन ये कुछ लीगल सिस्टम्स हैं जो इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर जुडिशियल डिसीजन हमने डिस्कस कर लिया पहले। फिर लीगल रिफॉर्म्स हैं, लीगल डॉक्ट्रिन एंड लीगल टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक और डॉक्ट्राइंस जो मुख्तलिफ हैं, थ्योरीज़ हैं, रिसर्च वर्क होता है, तो उनकी भी एक एंटिटी, उनको भी बाकायदा एज ए सोर्स ऑफ लॉ बाज़ जुरिस्डिक्शन में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जो
लास्ट के 3-4 हमारे सोर्सेज हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये तमाम लीगल सिस्टम में कॉमन नहीं है। कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग इसको मानते हैं, यानी कुछ लीगल सिस्टम मानते हैं, कुछ लीगल सिस्टम नहीं। तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई नहीं, ऊपर के जो आपके लीगल सिस्टम है, मेन जो आपके सोर्सेज हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है। अब नेक्स्ट आ गया फॉर्म्स, यानी कि कितनी किस्म के लीगल सिस्टम हैं हमारे पास। अब इसके अंदर हम थोड़ा अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तकरीबन हम पढ़ेंगे जी 11 किस्म के लीगल सिस्टम हैं। यही आपका सारा कोर्स है। इसी के ऊपर आपका इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, कॉमन लॉ लीगल कॉमन लीगल सिस्टम, सिविल लीगल सिस्टम, इस्लामिक लीगल सिस्टम, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है 20-20 नंबर का। इसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट अब अपलोड करूँगी। पढ़ते हैं इसको, थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फिर मेन आपका जो अगर ज़्यादा समझना होगा तो जो कॉमन लीगल सिस्टम की वीडियो होगी आपने वो पढ़ना है, तो आपको ये टॉपिक नंबर 1 समझ आ जाएगा। पहला किस्म क्या है हमारे पास लीगल सिस्टम की? कॉमन लीगल लॉ सिस्टम। दिस सिस्टम रिलाइज heavily on precedent and the decision of the past court cases to interpret and apply the law. Judges play a significant role in shaping the law through their rulings. Common law systems are prevalent in countries like United States, United Kingdom and Canada. Common law system, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया है, वो क्या करता है? कॉमन लीगल सिस्टम प्रेसिडेंट को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? डिसीजन ऑफ कोर्ट, डिसीजंस ऑफ जजेस, यानी कि पास्ट में जो जजेस की डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होंगे आने वाले लोगों के ऊपर, कि इंटरप्रेट कैसे किया लॉ को, अप्लाई कैसे किया लॉ को, ये हम उससे गाइडलाइन लेते हैं। ये कॉमन लीगल सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है। और उसकी कंट्रीज़ आपने याद रखनी है, कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है। कौन सा है कॉमन लॉ सिस्टम? है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। अब सिविल लॉ सिस्टम देखते हैं क्या है। इन ए सिविल लॉ सिस्टम लॉज आर कोडिफाइड इनटू कंप्रिहेंसिव रिटन स्टैट्यूट्स एंड कोड्स। सिविल लॉ सिस्टम में रिटन कोड्स होते हैं, लिखे हुए पास होते, पास्ड बाय पार्लियामेंट, पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज़। जो वो लॉज होंगे ना उन्हीं को लॉ माना जाएगा। जजेस हैव ए मोर लिमिटेड रोल इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। जजेस का रोल यहाँ पर लिमिटेड कर दिया गया है, विच इज़ जजेस का रोल क्या है कि उन्होंने लेजिस्लेशन ने जो लेजिस्लेट कर दिया है, लॉ बना दिया है, उसको ही केस के ऊपर अप्लाई करना है एज इट इज़, और फिर फैसला करना है। ये जो सिस्टम है सिविल लॉ सिस्टम, वो किन किन ममालिक में? फ्रांस, जर्मनी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जी, आप लोगों ने जो गलत नहीं लिखना, ये नहीं करना कि आप लिख दें जी फ्रांस में कॉमन लीगल सिस्टम है। नहीं, ये कंट्रीज़ के नेम सही तरीके से याद करना है। अगर कोई आपको कंट्री पर डाउट हो रहा है तो बेशक उसको लीव कर दें, गलत लिखना नहीं है। गलत लिखेंगे तो आपको नंबर कटेंगे। नेक्स्ट आपका है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ क्या है? इस्लामिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल। अब ये इस्लामिक लॉ क्या है? तमाम भी जो इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ पर इस्लामिक लीगल सिस्टम साथ चलता है। ठीक है, वो लीगल सिस्टम हमारा एक प्रॉपर है, एक अलहदा से है इस्लामिक। इसके ऊपर क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर भी। उसके सोर्सेज अलग हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन के तरीक़ेकार अलग हैं, उसके अंदर तमाम कॉन्सेप्ट अलग हैं। कुरान और हदीस इसका मेन सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया जी कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉ या कस्टमरी लीगल सिस्टम, वो लीगल सिस्टम जो कस्टम को एज सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं, वो क्या होता है? कस्टमरी लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और कल्चर। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द लीगल सिस्टम्स, पर्टिकुलरली इन रीजन विद इंडिजीनियस पॉपुलेशंस। बाज़ जगह जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर कस्टम्स को अभी भी बहुत हैसियत हासिल है। अब जो डेवलप, जिस तरह से कोई मुल्क डेवलप होता जाता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर कोडिफाइड लॉज या आपको जजेस वाले लॉज मिलते हैं, जज मेड लॉज मिलते हैं। तो कस्टम्स को सिर्फ उन्हीं कस्टम्स को माना जाता है जो लॉ जिनको रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, फिर क्या है, बाज़ हमारे पास और कौन सा कितनी किस्म का और किस किस्म का हमें लीगल सिस्टम मिलता है? मिक्स्ड लीगल सिस्टम, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले लिए सिविल लॉ के, कुछ कॉमन लॉ के, कुछ कस्टमरी लॉ के, और सबको मिला के ना हमने मिक्स टाइप का लीगल सिस्टम बना लिया। इस तरह हाइब्रिड किस्म का नहीं होता, वो यानी गाड़ियाँ होती हैं हाइब्रिड पे, जो पेट्रोल पे भी चलती हैं और जो गैस पे भी चलती हैं, और कुछ ये ऐसी हैं जो अब बिजली से भी चार्ज होती हैं। तो वो क्या है, जब मिक्स्ड उसने हर तरह के मिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स ले लिए। इसी तरह जो लीगल सिस्टम होता है ना, वो मुख्तलिफ तरह के करेक्टरिस्टिक जो जहाँ से हमें चीज़ अच्छी लगती है हम उठा लेते हैं उस लीगल सिस्टम से, और अपना एक अलग से लीगल सिस्टम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमने पढ़ा है अभी तक क्या कि इस्लामिक लीगल सिस्टम। अब रिलीजियस लॉ, इस्लामिक लॉ के अलावा और भी तो रिलीजन है ना, जूइश लॉज हैं, ईसाइयों के लॉ हैं, हिंदुओं के लॉ हैं, तो उनके अपना एक लीगल सिस्टम भी होगा जो उनकी किताबों के मुताबिक होगा। ठीक है, वो भी लीगल सिस्टम होता है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ हमेशा बनता है टू गवर्न दी स्टेट्स,
टू गवर्न दी कंट्रीज़, कंट्रीज़ के रिलेशंस को गवर्न करने के लिए लॉ बनाया जाता है, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और वो ज़्यादातर हमारा जो लॉ होता है वो कस्टमरी के, कस्टम कैसे है कि स्टेट्स आपस में एक दूसरे से मुआहदे करेंगे कैसे, जो कस्टम चली आ रही है तो उसको कहते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, द कस्टमरी इंटरनेशनल लीगल सिस्टम क्या हो रहा है, ठीक है। और ये बाइंडिंग होता है, इसमें अगर हमारे ऊपर पास रिटर्न ट्रीटीज़ नहीं भी हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं भी किए हुए स्टेट ने, तो जो कस्टम चली आ रही है ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसके मुताबिक ही तमाम डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। इसको कहते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या कस्टमरी इंटरनेशनल लीगल सिस्टम, ठीक है। आगे क्या इंटरनेशनल लीगल सिस्टम क्या, सुपरा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूरोपियन यूनियन हैव देयर लीगल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ट्रीटीज़, रेगुलेशंस एंड डायरेक्टिव्स दैट मेंबर स्टेट्स मस्ट अडेयर टू। यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूएनओ आप देख लें, यूएनओ एक अलग से बॉडी है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम है, उसका एक प्रॉपर कोर्ट स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका अलहदा एक सिस्टम है कि उसने उन कोर्ट्स में लॉ के अगर जो केसेस हैं वो चलेंगे कैसे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ कौन सी होती हैं, स्टेट, उनकी रेमेडीज़ फ़र्क हैं, उनके तमाम ज्यूरिस्ट फ़र्क है, उनका तमाम मैकेनिज़्म फ़र्क है, उनके तमाम प्रोसीजर फ़र्क हैं। तो वो क्या कहते हैं हम उसको कि एक सुपरा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या तो यूरोपियन यूनियन को समझ लें, यूएनओ को एक मिसाल ले लें, वो एक बॉडी होगी इंडिपेंडेंट और वो रेगुलेट करेगी तमाम चीज़ों को, और वो किसके ऊपर चलेगी, उसको कहेंगे इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है जिसके ज़रिए वो चल रही है और चला रही है बाकी, और डिस्प्यूट को हल कर रही है दो ममालिक को, चार ममालिक को, ताकि वर्ल्ड वॉर ना हो सके, ठीक है। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। बाकी इंडिजीनियस लीगल सिस्टम्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए होंगे। हाइब्रिड लीगल सिस्टम होंगे, वही जिसका मिक्सड वाला होता है, हाइब्रिड की मिसाल मैंने आपको पहले दे दी हैं। और ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ममालिक इसको ने अडॉप्ट नहीं कर रखा। तो जो ज़्यादा हमारे जो क्वेश्चन के लिहाज से भी और हमारे पेपर के लिहाज से भी वो वाले लीगल सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किए हैं। वो ज़्यादा कंट्रीज़ क्यों अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि उन लीगल सिस्टम को जब हम एक किसी मुल्क में सही तरीके से वर्क करते देखते हैं और वहाँ पर इंसाफ कायम होता है, वहाँ पर पीस कायम होता है, तो फिर हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं हम इस लीगल सिस्टम के जो अच्छे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अडॉप्ट कर लें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपने यहाँ पेपर में सॉल्व कर लेना है अगर लीगल सिस्टम के ऊपर आता है क्वेश्चन आपका। और यही मटीरियल शॉर्ट करके आप किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं, इसको याद करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अब जो मैं लीगल सिस्टम्स के ऊपर 1 बाय 1 आपको वीडियो अपलोड करूँगी, वो भी आपने सुनते जाना है और उसको याद करते जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।